गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिसाइड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उसकी ऑलमोस्ट इंगेजमेंट होने ही वाली रहती है। वो इंगेजमेंट रिंग डॉन्जाई की उंगली में डालने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पर उससे दिखता है कि कुछ लोगों का काफिला आ चुका है। वो फटाफट वहाँ पे अंदर आते हैं। उसमें से एक ऑफिसर जो रहता है वो सीधे कहता है हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से है और हमें यहाँ पे पता चला है कि आपका बेटा धनराज यहाँ पर ड्रग सप्लाई कर रहा है पार्टी में। तो ये लोग जब वहाँ पे तशरीफ़ करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सच्ची में वहाँ पर क्या बोलते हैं ड्रग्स मिला है। और डॉनसाई को गिरफ्तार करके ले जाने ही वाले रहते, तभी मिस्टर राजीव खन्ना अपना तीखा दिमाग चलाते हैं और एक आदमी को पकड़ के वहाँ पे बोल देते हैं कि सारा इल्ज़ाम तू ले ले, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। और वो भी ऐसे ही करता है कि वो सारा इल्ज़ाम ले लेता है। लेकिन जहाँ पत्तों के पत्ते जब नहीं चलते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा बादशाह नहीं चलता, वहाँ पर जब हमारी रानी नहीं चलती है, तभी वहाँ पर तुर्क का इक्का खुलता है। और तुर्क का इक्का ऐसा होता है कि वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है डॉनज़ाय का। वहाँ पर पता चलता है कि पूजा मंत्रा करके एक लड़की रहती है, उसको इसने ब्लैकमेल किया था। और ऐसे करके 2-3 लड़कियों के बारे में पता चलता है, उनका ब्लैकमेल करता है, उनका एमएमएस बनाता है और ये करके और मनी का भी ट्रांज़ैक्शंस इसने बहुत सारे करवाए हैं। सारी चीज़ें खुलती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल और बहुत सारी चीज़ों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तभी हमारी एंट्री होती है हमारी फ्लोरा की, जो वहाँ पर उसके सामने खड़े होकर से बोलती है कि तुम मुझे बर्बाद कर रहे थे, लो मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया और मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और ये बोलकर वो यहाँ से शायरा और हमारी प्यारी सी सौम्या को लेकर चली जाती है। शायरा, सौम्या और फ्लोरा पार्टी कर रहे रहते हैं और जिसमें जो सौम्या रहती है वो देखती है कि शायरा पूरी तरीके से ड्रंक हो गई है, तो उसे बेडरूम में लेके जाती है। और यहाँ पे जो फ्लोरा रहती है वो वहीं पर जाकर मतलब आराम से सोफे पे ही सोने की बात करती है। अब उसके आगे शायरा इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था और उसे सौम्या इतनी क्यूट सी दिख रही थी और बहुत प्यारी सी दिख रही थी, इसलिए वो उसे अपनी ओर खींचती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है। जैसे ही वो लिप पे लिप लगती है तो यहाँ पे सौम्या को एक अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और वो उसे किस नहीं करती है। तभी वहाँ पर शायरा, जो इतनी ड्रंक थी और अपने हाई पीक पॉइंट पे थी, वो उसको वहाँ से खींचती है अपने शोल्डर से और शोल्डर से खींच के और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके लिप पे अपना लिप रख देती है। पहले तो वो उसे सिर्फ वन साइडेड किस करे जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सौम्या को भी पता नहीं क्या होता है कि सौम्या भी उसे किस करने लग जाती है। और दोनों के बीच में इतना पैशनेट किसिंग हो जाती है कि सौम्या उसे अपने और खींच के उसके बालों में हाथ डाल के उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। किस करते करते यहाँ पर कब शायरा सो जाती है पता ही नहीं चलता और सौम्या देखती रह जाती है कि कोई किस करते हुए भला कैसे सो सकता है। फिर उसे याद आता है कि भाई ये तो ड्रंक है, ये तो शायद से नशा था ड्रंक का। अब किसने मुझे किस फीलिंग के साथ किया, या फिर ड्रंक में यूजुअली हमारी सेक्स अपील थोड़ी ज़्यादा रहती है, हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की बहुत ज़्यादा हाई इच्छा होती है, फिर शायद इसी का एक वन ऑफ द रीज़न होगा। तो सौम्या के ऊपर चिपक कर यहाँ पे शायरा सो जाती है और थोड़ी देर के बाद उनको सौम्या को भी कब नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता। फ्लोरा जो रहती है वो बाहर खड़ी हुई रहती है और आज वो आसमान की तरफ देख रही थी और आसमान की तरफ से देख के एक ठंडी ठंडी जो हवाएं उसके जा रही थी तो उसके बाल हिल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और आज उसने वाइट कलर की पूरी ड्रेस पहनी थी। वाइट कलर का उसने प्यारा सा क्रॉप टॉप पहना था और नीचे उसने एक फॉर्मल पैंट पहनी थी और उसके ऊपर एक छोटा सा जैकेट पहना था और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। और यही ड्रेस पहन के उसने उसकी इंगेजमेंट पार्टी भी रुकवाई थी। हवाएं बहुत चल रही थी और इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी। तभी उसको वहाँ पर दिखता है कि उसका फ़ोन बज रहा रहता है। तो वो उसकी साइड देखती है तो वो हैसल के फ़ोन आ रहे रहते हैं। लेकिन फ्लोरा उस समय हैसल के फ़ोन नहीं उठाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा ना थोड़ा बुरा लगता है कि क्या तुमने कभी अपने प्यार पे भरोसा नहीं किया और तुमने ऐसा भी सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी इससे होने दूंगी, हालांकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो वहाँ पर इग्नोर करती है और वो ठंडी ठंडी हवाएं को महसूस कर रही रहती है और बहुत प्यार से फील कर रही थी। तभी उसे एक और फ़ोन आता है और वो रहता है इथान का। इथान उसका वो फ़ोन उठाती है और उसे पूछती है कि हाँ बोलो। तभी इथान बोलता है तुम्हारा काम हो गया, डॉन साहब पूरी तरीके से जेल में पहुंच चुका है। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है फ्लोरा, कि सिर्फ तुमने ये डॉन साहब को जेल में सिर्फ हैसल के वजह से इतना ज़्यादा तुमने पहुंचाया या कुछ और भी रीज़न था। तभी वो उसकी तरफ स्माइल करती है। हैसल के लिए मैंने डॉनसा को जेल में नहीं भिजवाया है,
जेल में भिजवाने का रीज़न पूजा मल्होत्रा थी। पूजा मल्होत्रा मेरी दोस्त थी। ये उसे ब्लैकमेल कर रहा था और ये बहुत पहले ही मैं जान चुकी थी, जब मैं उसके साथ इंटरनेशनल मॉडलिंग करने के लिए उसके साथ वहाँ पर पेरिस में थी। पेरिस में मैं और जब थे तब वो हमेशा से चुपके से होकर बाहर जाती थी, रूम में रोने लगती थी। 1-2 बार उसने अपनी सुसाइड तक अटेम्प्ट करी थी। और पूजा मल्होत्रा से मैंने वादा किया था कि तुम सिर्फ थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करो और जैसा मैं कहती जा रही हूँ तुम वैसा एक बार करो, और जैसा मैं कहूँगी एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मैं सारे रिटर्न दिलवाऊंगी और साथ ही साथ डॉनजाय को जेल भी दिलवाऊंगी। तो इसलिए मेरे कहने पर पूजा मल्होत्रा ने उसे यूपीआई से पैसे उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करे। वो हमेशा से कैश कैश मांगता था उससे। तब मैंने ही उसे अक्लमंदी से कहा था कि तुम उसे कैश मत देना, आज नहीं तो कल हमारे पास प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ होगा। और डॉनसा इतना बेवकूफ़ कि उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये उसके बैकफायर भी हो सकती है। वो तो बस पैसों का उस समय इतना ज़्यादा लालची था। सुनने में आया था कि उस समय उसके जो डैड थे उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसके पास पैसे नहीं थे और वो ड्रग्स एडिक्ट भी था और उसे चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा थी। तो उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगर पैसे उसे यूपीआई में भी मिलते तो वो लेने के लिए तैयार था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड था। तो बस हमने उस सिचुएशन में थोड़ी सी अपनी अक्लमंदी लगा के फ़ायदा उठाया और आज 2 साल बाद मैंने पूजा को उसको जस्टिस दिलाई। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि कभी ये ऐसा मौका आएगा, बट मैंने उसे ये ज़रूर कहा था कि तुम थोड़ा-सा वक़्त का इंतज़ार करो, मैं थोड़ी-सी पावरफुल होने दो, मेरा एक काम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊँगी। उस दिन जब मैंने हैसल के साथ जब मैं पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी, जब हम डायरेक्ट से एयरपोर्ट से आए थे और पार्किंग लॉट पे हम लोग खड़े थे, तभी उसने वहाँ पर जाके उसे प्रपोज़ किया था। इसी लड़के का चेहरा मैं वहाँ पर खड़े होके घूरती रही। तभी मैंने उसकी फटाक से फ़ोटो खींची और मैंने उसको भेजा पूजा के पास। पूजा ने मुझे यही बोला कि यही है वो इंसान जो मुझे 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा है और ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी हेल कर दी है। तब मैंने उससे पूछा, क्या वो रिसेंटली तुम्हें ब्लैकमेल करता है? तो कहती है कि हाँ, अभी उसका रिसेंटली आया था। तो मैंने भी उससे वैसे ही बोला कि रिसेंटली ट्रांज़ैक्शन भेजो और इस बार उसका सूद समेत उसके पैसे उसको रिटर्न मिलेंगे। तो मैंने उस दिन से ही हैसल के होते हुए डॉनसाई की बर्बादी उस दिन से शुरू हो गई थी। हालांकि हैसल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे पता भी कैसे रहेगा, उसे तो ये कोई लेना देना भी नहीं है। बट हैसल से दुश्मनी के लिए सिर्फ और वो दुश्मनी मेरी डॉनसाई से नहीं थी। डॉनसाई से तो कुछ पर्सनल दुश्मनी भी है। तभी थैन बोलता है, तभी तो मैं सोचूं कि फ्लोरा जो सिर्फ एक मुक्का मुक्की मार मुड़ के उसे लाइन पर ला सकती थी, वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। अब समझ में आया कि वो हैसल के लिए नहीं था, वो पूजा के लिए था, पूजा को जस्टिस दिलाने का। निशा के लिए भी था, क्योंकि निशा को भी जस्टिस नहीं मिली थी थैन, इसलिए इन सब लड़कियों के लिए था। और ये तो सिर्फ 2 लड़कियों का केस मामले में आया है। मैं भी डॉनजाय को इस तरीके से फंसवाऊंगी, डॉनजाय भी इस तरीके से फंसेगा कि उसने जितनी भी लड़कियों के साथ ज़िंदगी बर्बाद करी है उन सबके नाम वो खुद लेगा और वो उस तरीके से होगा। और तुम्हें पता है ना कि मैं ये करने में कितनी अच्छी हूँ। तभी थैन वहाँ से स्माइल करते हुए बोलता है फ़ोन पर, बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब आप अपनी बारी पर आओगी तो आप किस तरीके से करोगी। वेल, अच्छा हुआ कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वरना तो बहुत कुछ हो जाता। उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी क्रूएल इंसान भी नहीं हूँ, बट क्या करूँ, वक्त और हालात ने मुझे इस तरीके से बना दिया है। मैं भी तो अच्छी से हंसती खिलखिलाती लड़की थी, लेकिन ये सब चीज़ें क्या ही बोले किसी को। वेल, तुम्हें सोना नहीं है, रात तो बहुत हो गई है। तो कहता है कि पता नहीं, आज नींद नहीं आ रही थी, सोच रहा था कि एक ड्रिंक करने के बाद सो जाऊं। तो उसे कहते कि यार श्योर, तुम सो जाओ, मेरे को भी थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी
सौम्या रहती है वो बार बार शायरा की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसे बोले कि यार ये सच्ची में रियली में था या फिर जस्ट अ वन ऑफ फ्लिंग, बट उसके दिमाग में ये बात बहुत प्यार से बैठ चुकी थी। और यहाँ पर जो प्यार से सौम्या फिर शायरा को लेके सो जाती है। फ्लोरा भी वहाँ पर जाती है और वो अपने काउच पर सो जाती है। पर यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उसके दिल में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। उसका बहुत मन करता है कि वो उससे बात करे, उससे ये करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो बिल्कुल भी बात वगैरह कर नहीं पाती है। अब जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो हैसल बहुत जल्दी जल्दी तैयार होती है और अच्छे से सुंदर से जाती है। जैसे ही वो बाहर जा रही रहती है तभी उसके डैड सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब मिस्टर राजीव खन्ना। मिस्टर राजीव खन्ना खड़े होते ही और राजीव खन्ना उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? देखो कल वो जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से तुम घर से बाहर मत निकलो, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे, मीडिया तुम्हें स्पॉटलाइट पे बैठी है। तभी हैसल बोलती है तो मैं क्या करूँ डैड? अगर मीडिया स्पॉटलाइट पे बैठी है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो आपकी सारी बात मानी थी ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं तो एंगेजमेंट करने के लिए तैयार थी, बट आपने मेरे लिए इतना नायाब लड़का ढूंढा कि उसके बारे में मैं क्या कहूँ। इतना नालायक लड़का कोई मेरे लिए कैसे ढूंढ सकता है डैड? और आपको पता नहीं था कि वो जो डॉनसाई है वो इतनी सारी हरकतें कर रहा है, वो इस तरीके की चीज़ें करता है। आपने सोचा तक नहीं एक बार भी इस बारे में? तो यहाँ पर जो ये सुनने के बाद उसके डैड बोलते ठीक है, मैंने जो बोला तुमने किया, लेकिन तुमने भी तो अपने फ़ायदे के लिए किया ना। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि सारी गलती मेरी है, और वैसे भी मैंने कहा था कि उस लड़की के साथ तुम्हें कुछ प्यार व्यार नहीं करना, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। तो वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है मिस्टर राजीव खन्ना, अब बिजनेस डील पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुकी है और उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें आपने जो लड़का ढूंढा उसकी गलती है। सो आप कृपया साइड होंगे, मुझे अपना काम करने दीजिए। वैसे भी मेरी जो काम बचा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आई रियली नीड टू वर्क फॉर माई फ्यूचर, और मैं मेरे करियर पे फोकस करूँ ताकि मैं वो अच्छे से मूवीज़ कर पाऊँ। तो कहती है कि बट तुम्हें शादी आज नहीं तो कल डॉन जैसे करनी है। तभी वो स्माइल करते बोलती जेल से निकलेगा तब ना, मुझे तो नहीं लगता वो जेल से निकल पाएगा। तो तभी उसके पापा उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं एक मिनट, ये सारा काम उस लड़की ने किया है ना जो तुम्हारी को एक्टर व्हाट इज़ फ्लोरा है। तो वो कहती है कि सॉरी डैड, मेरे ख्याल से आप गलत नैरेट कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि फ्लोरा ये सब कर सकती है। फ्लोरा ने सिर्फ वहाँ पर आकर ये कहा था कि तुम मुझे मुझे गिराना चाह रहे थे और तुम खुद गिर गए हो, बस यही कहा था उसने। क्योंकि आपका जो होने वाला दामाद था ना उसे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की बहुत आदत है, इसलिए फ्लोरा ने से उसे जवाब दिया। और आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, आप प्लीज़ प्लीज़ हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हैसल काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है मीडिया उसे पूरे तरीके से घेर लेती है। हालांकि जैसे उसके डैड ने कहा था कि मीडिया उसका वेट कर रही है, और जैसे ही वो बाहर आती है तो उसके बोलते हैं कि आप को क्या लगता है आपकी इंगेजमेंट टूट गई है, आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होगा ये वो। तभी वहाँ से फ्लोरा एकदम से, सॉरी हैसल जो रहती है वो एकदम से मीडिया की तरफ देख के बोलती है कि प्लीज़ आई डोंट वांट टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस प्लीज़। तो फिर वो कहते हैं कि मैम लेकिन अगर आपको पता था कि आपका होने वाला हस्बैंड इस तरीके से, तो वाई यू वांट टू मैरी इट? तभी वहाँ से वो ऐसे बोलते हैं कि लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लड़की को पता नहीं रहता कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो इस तरीके से है, और अगर मुझे अब पता चल चुका है तो अब मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि मैं उससे ये शादी वगैरह करूँगी। एंड आई थिंक इट्स ओके, बट मैटर ये करता है कि वो जितने भी उस पे इल्ज़ाम लगे हैं वो क्लीन चिट वापस आए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरी करने में। लेकिन अगर वो क्लीन चिट नहीं होता, उससे सच्ची में लड़कियों के साथ इतनी बेहुदा हरकतें करी है, तो ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड कभी भी बनाना नहीं चाहूँगी, एंड मार्क माई वर्ड्स। ऐसे बोलकर वो वहाँ से जाती है और कार में बैठ जाती है। पूरे बॉडीगार्ड्स रहते हैं उसे कार में बिठा देते हैं और वो वहाँ से जाती है। शूटिंग के दौरान पे जो सर रहते हैं वो एकदम से उसकी तरफ देख के बोलते हैं हैसल तुम यहाँ? तो वो कहते हैं कि क्यों सर मैं नहीं आ सकती क्या? तो कहते हैं नो आई मीन थिंक कि तुम्हारी इंगेजमेंट टूटी थी तो मुझे लगा कि तुम शूटिंग के लिए आओगी ही नहीं, और हम तो वैसे भी यहाँ पे शूट तो कर ही रहे थे। तो वो कहते हैं कि सर आप शूट कैसे कर रहे थे? तो कहते हैं हम फ्लोरा के साथ शूट करना चाह रहे थे। फ्लोरा के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लोरा और उसकी फ्रेंड के साथ लिंक होके होंगे, जैसे नताशा जो उसी को एक्टर है उसके साथ उसके सीन्स थे, हमसे वो करने वाले थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम आ रही हो। सो
अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पर देखकर कि हमें ऐसा लगा कि आफ्टर योर ब्रोक ऑफ योर एंगेजमेंट यू विल बी लाइक शार्टर्ड। तो वो कहते कि नहीं सर, इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये मानती हूँ। वेल मेरे कुछ सीन्स होंगे तो आप वो करवा लीजिए। तो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे और एक्चुअली में फ्लोरा के सीन्स हैं, तो क्या तुम रेडी हो अभी वो फ्लोरा और तुम सीन करने के लिए? तो तभी हैसल के मन में लड्डू फूटा वाली होती है। वो कहते हैं या ऑफ कोर्स श्योर्स। तो कहती है वो फ्लोरा के सीन्स थे, वो कहते हैं हम उसके बाद में शूट करवा लेंगे। वैसे भी मूवी कभी भी पूरे तरीके से लाइन अप वे में चलती नहीं है, तो हम उसकी शूट बाद में करा लेंगे, हम उसका अलग से कर लेंगे। वैसे भी उसका सिर्फ यही सीन होंगे कि वो रोएगी धोएगी, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी। तो अभी तुम्हारी मेन सीन ये है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा शादी हो रही है, और वो शादी को शादी के टाइम पे तुम्हें कुछ ऐसी बातें आएंगी सामने, और तुम्हें रियलाइज होगा कि ये शादी तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और तुम जाओगी हैसल से हैसल तुम जाओगी फ्लोरा से मिलने, मतलब दीवा जाएगी शिरीन से मिलने के लिए। और फिर वहाँ पर उन दोनों के जो डायलॉग्स है वो होंगे, और तुम अपना लव कन्फेस करोगी, तुम बहुत ज़्यादा रोगी, तुम्हारी सब कुछ होगा, और उसके बाद तुम लोगों का पैचअप हो जाएगा। तभी वो कहती है कि सर ये डायरेक्ट सीन में मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहती हूँ, और ऐसे कह के वो कुछ चेंजेस करवा रही रहती है, और वो कुछ चेंजेस करवा रही रहती है, और वो उसे बोल रही रहती है और कहती है कि सर ये चीज़ें करेंगे। तभी वहाँ से जो डायरेक्टर रहता है और प्रोड्यूसर होते हैं वो उसकी बातें सुन रहे रहते हैं, और वो उसे सब कुछ बता रही रहती है। तभी वहाँ से उसकी एंट्री होती है हमारी फ्लोरा की। फ्लोरा एकदम से आती है, वो एकदम से देखती है कि हैसल वहाँ पे खड़ी है। हैसल की तरफ वो एक नज़र से दिखती है, पर हैसल उस समय यहाँ पर क्या बोलते शूटिंग के लिए कर रही थी। थोड़ी देर में जो फ्लोरा रहती है उसके उस पे आई कांटेक्ट होता है हैसल का। हैसल उसकी तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है, और उसके पास ही आ रही रहती है। तभी हैसल वहाँ से साइड में होकर काजोल से बोलती है कि अभी शूटिंग मेरी होने वाली है क्या? तो उसे कहते हैं कि हाँ शूटिंग तुम्हारी होने वाली है, कि चलो चलो ये ड्रेसिंग सेंस है। और वो वहाँ से चली जाती है ग्रीन रूम में। तभी वो उसे बोलते हैं कि सर मैं मैं भी चेंज करके आ जाऊँ? तो वैसे कहते हैं हाँ आप चेंज करके आ जाओ, आपका ब्राइडल लुक है, तो आपका ब्राइडल लुक पूरा फिर से यहाँ पे होगा, और आज के दिन आपका ब्राइडल और वो सारी चीज़ें करवा रहे थे, क्योंकि बार बार ब्राइडल लुक करना अच्छी बात है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो उसे बोल देते हाँ। तो उसके कॉस्ट्यूम आता है, उसका ब्राइडल मेकअप स्टार्ट हो जाता है, और वो कर रही रहती। तभी तब तक जो शिरीन के मतलब जो फ्लोरा के इंडिविजुअल सीन्स होते हैं उसके फ्रेंड्स के साथ, वो वो शूट होना स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर वो ऐसे रोते हुए बोलती है कि मैंने क्या कमी करी थी, मैंने तो उससे सब साफ साफ पूछा था ये वो, और उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे डम कर दिया। तभी उसकी जो फ्रेंड रहती है उसे शादी का कार्ड देती है, मतलब जो नैट्स रहती है वो शीन को शादी का कार्ड देती है, और कहती है कि तुम्हें शादी में आना चाहिए। तो उसे बोलती है कि नहीं, पिछली बार आके एक बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, शायद वो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। ये शिरीन वहाँ पे नैट्स को कहती है। तभी नैट्स कहती है प्लीज़ कम ना। फ्लोरा इस बार बोलती है कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, मतलब जो शिरीन कहती है। इसी तरीके से इन लोगों का पूरा सीन्स वगैरह शूट हो जाता है, कट कट हो जाता है। अब यहाँ पर इतनी सुंदर तरीके से जो तैयार होती है वो हमारी प्यारी सी हैसल होती है। जब हैसल और फ्लोरा का आई कांटेक्ट होता है तो हैसल उसे हल्की सी स्माइल देती है, और उसे स्माइल देते हुए उसे बताना चाहती थी कि देखो मैं कितनी प्यारी तैयार हुई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन फ्लोरा वहाँ से उसे आई कांटेक्ट से इग्नोर कर देती है, और वो वहाँ से यहाँ से साइड में होकर जाने की बात कर देती है। और यहाँ पर अब जो उसके उसके जो मंडप का बना हुआ रहता है वहाँ पर रहती है, स्टेज बना हुआ रहता है, मतलब वो शादी का लॉन जो बोलते हैं ना, जैसे बैंक्वेट रहता है, वहाँ पे शादी वगैरह रहती है। तो वहाँ पर उसकी शादी हो ही रही रहती है, और वो शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर एकदम से जो हमारी हैसल रहती है वो देख रही रहती है, उसकी आंखों की बेचैनी और वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा को देख रही रहती है, और फ्लोरा वहाँ पे रहती ही नहीं है, मतलब वो शूटिंग के दौरान वहाँ पे रहती ही नहीं है, वो देख भी नहीं रही रहती है। तो उसकी नज़रें ऐसी दिख रही है, और वो इतना नेचुरली रहता है कि जैसे एक प्यार करने वाला अपने दूसरे प्यार करने वाले को ढूंढ रहा रहता है, और उसे एक्चुअली में प्यार उस इंसान से था ही नहीं जिससे शादी थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है, उसका को एक्टर राजेश जो रहता है उसका को एक्टर, और वो उसे बोलता है कि सुनो ना,
ये शादी जो है ये हमारे जन्मों जन्मों का रिश्ता, वो ऐसे डायलॉग उसको बोल रहा रहता है। लेकिन हैसल की नज़र इधर उधर रहती है। तभी डायरेक्टर बोलता है कट कट कट, हैसल तुम्हें अपना डायलॉग भी बोलना है। तभी उसे कहती है कि हाँ पर फ्लोरा नहीं दिख रही। तो कहती है कि फ्लोरा थोड़ा सा वहाँ गई है, क्या बोलते हैं वो सीन, वो जहाँ पर सीन दूसरा हो रहा है वो वहाँ पर उसको सेटअप करके उसको समझा रहे, क्योंकि तुमने ही जैसा बताया था वही चीज़ हो रही है। तो उसे कहती है ठीक है मैं शूट करती हूँ। तो फिर यहाँ पे इन दोनों की शूटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें उसे बोल रहा रहता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और बच्चा एक आकर बोलता है कि मैम ये आपके लिए किसी ने पार्सल भेजा है। और उस पार्सल में एक बहुत बड़ा चीज़ रहती है। तो उस पार्सल को जैसे ही ओपन करती है वो, उस पार्सल में कुछ फ़ोटोज़ रहती है, और उस फ़ोटोज़ के साथ वहाँ पर ना एक इतना बड़ा एक पेपर रहता है, एनवलप। और वो एनवलप को ओपन करती है तो उसमें वो देखती है, वो पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो शॉक्ड होके अपने जो को एक्टर की तरफ देखे जा रही रहती है, मतलब जो उसका एक्चुअली में ब्रूम रहता है। तो यहाँ पर जो दीवा रहती है वो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, और ये सब पार्ट ऑफ द शूटिंग रहता है। तभी वो उसे देख के बोलती है तो तुमने मेरे डैड से मिलके, मेरे डैड ने तुम्हें पैसे दिए ये सब चीज़ों के लिए, शादी करने के लिए। एंड द थिंग इज़ दैट कि मेरे डैड ने तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी तक करने के लिए तैयार है, तब जाके तुम इससे शादी के लिए बोले हो। तभी वो उसे बोलता है कि नो नो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, डैड तो ये सब चीज़ें मुझे पहले से ही देने वाले थे, बस ये चीज़ है। तभी वो एकदम से मंडप से मंडप में वहाँ जहाँ रहती है वहाँ से उतरती है, अपने डैड की तरफ भागते हुए जाती है और अपने डैड से पूछती है कि क्या आपको इसने ब्लैकमेल किया था, और वो पूरा सिनेरियो होता है। और उसके बाद वो बोलती है कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें हुई, बट बेटा ये सब चीज़ तुम्हारे पास कैसे पहुँची, ये वो। तभी वो भागते हुए जाती है, उस बच्ची की तरफ जाती है और पूछती है कि ये बेटा ये किसने दिया। तब उसे बताता है कि ये इस एक लड़की ने मुझे दिया। तभी वहाँ पर जो हमारी प्यारी सी दीवा रहती है वो अपना फ़ोन निकालती है और उसे कहती है कि क्या ये लड़की थी। तो वो बच्चा सर हिला के बोलता है कि हाँ ये लड़की ने दिए। तभी वहाँ से जो दीवा रहती है वो एकदम से अपने सीने पे वो फ़ोन को रख देती है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और पूरा वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मुझे कभी भी गलत हाथों में देख ही नहीं सकती। मुझे पता भी नहीं चला कि तुम मेरे लिए ये सब चीज़ें कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने तुमसे शादी के लिए मैंने शादी के लिए बोल दिया तो तुमने मुझसे दूर हो गई, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, तुम मुझसे खो सी गई। तो मुझे लगा तुम मुझे पूरी तरीके से भूल गई। मैं कितनी स्टूपिड थी कि एक ऐसे ऐसे रिश्ते में जाने के लिए तैयार थी जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे पछतावा है और मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, बट अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसे कह के वो टर्न होती है। और एक बात बता दूँ, ये जो डायलॉग वो बोल रही रहती है वो डायलॉग बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं वो स्क्रिप्टेड डायलॉग से। क्योंकि स्क्रिप्टेड डायलॉग में तो वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू करते हुए ऐसे बताता है। तो यहाँ पर फिर से काजल उसके पास आती है और बोलती है क्या हो गया तुम्हें। तो उसे कहती है कि कुछ नहीं। तो वो स्क्रिप्ट ले लेती है उसके हाथ से और बोलती है कि अच्छा स्क्रिप्टेड डायलॉग तो ये बोला ही नहीं इसने। तो वो कहते हैं कि पूरी मूवी बनाते टाइम मुझे आज तक हैसल और फ्लोरा ने कभी भी मेरे डायलॉग्स का यूज़ ही नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने मन से बोलकर चले जाते, मुझे रखा ही क्यों गया है। मारो मुझे मारो मुझे मारो मुझे, मेरे को मारो ना, मुझे रखा ही क्यों है। तो यहाँ पे जो हमारी काजल रहती है उसके सर पे मार देती है। तो कहती पागल हो क्या, मार क्यों रही हो। तो कहती तुम ही तो चिल्लाए थे मारो मुझे मारो मुझे। अरे मैटर ये नहीं करता है। और वैसे भी सच बोलूँ ना, तुम्हें यहाँ पे जॉब पे रखना भी नहीं चाहिए। इतने घटिया डायलॉग कोई कैसे लिख सकता है कि जैसी वो उसको मिलेगा और वो उसको चिल्ला चिल्ला के बोलेगी आई लव यू आई लव यू आई लव यू श्री, बस मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे पागल, इमोशंस और फीलिंग कहाँ है। जो हैसल मैम ने अभी राइट नाउ एक्टिंग करी उसमें रियलिटी दिख रही थी। तुम्हारे डायलॉग बोल देती ना तो कुछ नहीं मिलता। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ जॉब के लिए रखा भी हुआ है। उसे ऐसे बोलने लगे थे। इन दोनों के बीच में यहाँ आपस में ही कन्वर्सेशन हुई थी। तभी डायरेक्टर बोलता चुप हो जाओ, क्या बकबक कर रहे हो तुम लोग, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और फिर यहाँ से जो शिरीन होती है वहाँ पर जो शिरीन का दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है। तो शिरीन का सेटअप ये ऐसा रहता है कि वो मैरीन लाइंस पे रहती है
और मैरीन लाइंस के वहाँ पर जो समुंदर का एरिया रहता है वो वहाँ पर शूट हो रही रहती है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दूर रहता है। ये जो बैंक्वेट्स रहता है उससे थोड़ा दूर रहता है, बट पास में ही रहता है, मतलब ज़्यादा दूर की नहीं है। और वहाँ पर वो शूट्स हो रही रहती है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर वो एक पूरी ऐसे चद्दर बिछी हुई है, और उसके हाथ में बियर्स की बॉटल्स है, और वो वहाँ पर बैठ के अपने कानों में हेडफोन लगा के और वहाँ पर चुपचाप गाने सुनते सुनते वो रो रही है, क्योंकि उसकी जो उससे वो प्यार करती है वो कुछ और है। तो यहाँ पे ये सेट सीन का सिनेरियो रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है, जो डीवा बनी रहती है, वो यहाँ पर जाती है और वो उसे लड़के के मतलब थप्पड़ मारती है उसे, और थप्पड़ मार के उसके कॉलर पकड़ते बोलती है कि तुमसे मैं कभी शादी नहीं करूँगी ये। और वो ऐसे बोल के यहाँ से भाग जाती है, और भागते हुए पूरा सीन दिखाया जाता है कि वो सबको धक्का मुक्की भागते हुए जा रही है, और जाते हुए सब उसको रोक रहे रहते हैं, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं रहती है, और वो गाड़ी ड्राइव करने लगती है। अब जो वो गाड़ी ड्राइव करती है, तो वो सच्ची में गाड़ी ड्राइव करके निकल जाती है हैसल, क्योंकि हैसल को पता रहता है कि शूट मैरीन लाइंस के वहाँ पर हो रही है, तो निकल जाती है। तो वो एकदम से जाती है, तो जाते हुए सबके सब बोलते हैं अरे कट कट कट, वो तो चली गई, मैम तो सच्ची में चली गई। तो यहाँ पर इतना ही शूट होता है, तभी वहाँ से वो डायरेक्टर बोलता है कि क्या इसमें इसको थप्पड़ मारने का कोई सीन था। तो वो बोलते हैं कि यार वो सीन तो कुछ था नहीं थप्पड़ मारने का, लेकिन फिर भी मार दिया। तो वहाँ पर वो जो आता है को एक्टर बोलता है कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये वो ये सब कब सीन में था वगैरह। तो उसे बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, नेचुरल तो लगा ना, चलो छोड़ो। और यहाँ पर जो हैसल रहती है, जब वो दीवा बनी रहती है और वो जो मार रही रहती है, वो एक्चुअली में वो कल का सिनेरियो याद कर रही रहती है। उसको उसमें उसको डॉन्जाई दिखता है, जिसमें उसे अपना जो रियल फैक्ट ऑफ करना रहता है वो सब निकालती हैं। यहाँ से डायरेक्ट जाने के बाद वो यहाँ से ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है वहाँ पर जहाँ पर ये शूटिंग होनी रहती है, और वहाँ पे भी ऑलरेडी कैमरास रहते हैं, क्योंकि एक सीन जो रहता है वो इसका शूट हो रहा रहता है, क्या बोलते हैं ये चीज़ों का। तो वहाँ पर ना अलग टीम रहती है, मतलब कैमरामैन की ही टीम रहती है, पर एक टाइम पे वो दो लोग जगह शूटिंग कर रहे रहते हैं, कि आधे कैमरामैन जो रहते हैं, मतलब जो आधे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हो गए, जैसे मेन डायरेक्टर यहाँ रहता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट कैमरामैन वगैरह वो सब वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर शिरीन वहाँ पर अपना जो रहता है वो ड्रिंक विंक कर रही रहती है फ्लोरा, और जो ड्रिंक रहती है वो सच्ची में थोड़ी सी रियल भी रहती है, हालांकि उसमें वो थोड़ा सा कम मात्रा में अल्कोहल रहता है, वो पी रही रहती है। यहाँ पे वो दोनों मतलब मस्त अलग ही अपने धुन में कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ से जो शिरीन होती है उसके सामने हैसल आ जाती है, तो शिरीन वहाँ से ऐसे टर्न होकर जा रही रहती है। तभी हैसल उसका हाथ पकड़ती है, मतलब हैसल फ्लोरा का हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि मेरी बात तो सुनो। तभी उसे वो बोलती है कि बात करने के लिए कुछ बचा भी है। तो कहती है कि हाँ बचा है बात करने के लिए, बहुत कुछ बचा है बात करने के लिए, लेकिन तुम ये भला बात क्यों नहीं समझोगी। मानती हूँ तुम मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, और मैं हर एक चीज़ के लिए अपना बहुत ज़्यादा पछतावा करती हूँ, बट यार तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो क्या। तभी वहाँ से शीन बोलती है, मतलब जो हमारी फ्लोरा रहती है वो कहती है कि बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तुमने अपना डिसीजन ले लिया था जिस वक्त तुम वहाँ पर जाकर अपना डिसीजन सुना रही थी कि मैं इस बंदे को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ बात ही नहीं बची आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि तुम्हें भी पता है कि मैं किस मजबूरी में कर रही थी। तभी तभी शिरीन जो तभी हमारी फ्लोरा रहती है वो हाथ छुड़ा के बोलती है, लिसन मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो और क्या चल रहा है तुम्हारा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि तुम अगर हर चीज़ अपने मन से डिसाइड कर रही हो, तुम मुझे कैपेबल नहीं समझती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय होगी, पब्लिक में लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें एक लड़की से प्यार है, और एक लेस्बियन रिलेशनशिप्स को क्या बोला जाएगा। बट अगर ऐसा है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकती हूँ, मैं तुम्हें शायद से वो लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मिल रही है, इस वजह से तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रही हो, बट आई थिंक कि शायद मैं तुम्हारे लिए राइट पर्सन नहीं हूँ, तुम चले जाओ। तभी वहाँ से हैसल जो रहती है वो एकदम से झुक जाती है अपने घुटनों के ऊपर, और उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि मैं बहुत गलत थी,
तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बढ़कर है। तुमने मुझे उस इंसान से बचाया जिस इंसान को मैं लायक नहीं थी। मैं तुम्हारा ये शुक्रिया अदा नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं बहुत गलत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नादान हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, बट तुम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और तुम मुझे हर एक चीज़ से, प्रॉब्लम से निकाल सकती हो और तुम मुझे एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड दे सकती हो। सो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, लेकिन लेकिन तुम तो सही हो, तुम मुझे कर सकती हो। तभी वो उसे बोलती, कितनी बार मैं तुम्हें सही करूं, हर बार तुम अपने मर्जी से अपने डिसीजन लेती हो। एक बार एक बार इंसान दूर जाता है, समझ में आता है, पर क्या गारंटी है कि आगे जाकर भी तुम यही करोगी, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगी। आज वो आया तो तुम एकदम से उसके पास चली गई, मुझे नेग्लेक्ट कर लिया। रीज़न चाहे XYZ भी हो, जो भी है, बट कभी तुम मेरे साथ बैठ के बात करके खुलकर ये सब चीज़ों को शॉर्ट आउट भी कर सकती थी। बट नहीं, तुम्हें तो एक्चुअली में ना अपना ईगो, अपना हर एक चीज़ सबकी सुननी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ एंड आई थिंक वी आर नॉट वर्दी एट ऑल। और ऐसा कह के वो वहाँ से जा रही रहती है, तभी शिरीन उसको टाइटली हग कर लेती है और उसे बहुत टाइटली, मतलब शिरीन को डीवा बहुत टाइटली हग करती है, मतलब हैसल फ्लोरा को बहुत ज़्यादा टाइट हग करती है और उसके वहाँ पर हल्के से बालों को हटा के उसकी नेक पे हल्का सा किस करने आती है। एकदम से टर्न होती है हमारी फ्लोरा और वो एकदम से धक्का देती है। पर इस धक्का देने के बाद भी यहाँ पर वो उसे उससे दूर नहीं हो रही रहती, उल्टा उसे ज़बरदस्ती उसे किस करती है और वो इतना पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही रहती है और इस तरीके से उनकी लिप किस होती है। आगे क्या क्या होगा ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।